एपिसोड शुरू होता है और देखते हैं कि दोयंग सोच रहा था, मैं लापरवाह हो गया था, मुझे नहीं पता था कि सेक्रेटरियान को पहले से पता होगा कि मेरी माँ ने ही उसकी माँ को मारा था। अब मुझे क्या करना चाहिए कि कुछ ऐसा बन चुका है जिसकी मरम्मत नहीं हो सकती। खैर क्या ही कर सकते हैं, डैड तो शुरुआत से ही किसी काम के नहीं है। हालांकि अगर मैं उस चूहे के बारे में सोचूं जिसके पास वो रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन इस तरह के सबूतों को झुटलाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। अबैंडन फैक्ट्री में जो शूटिंग हुई है वो डैड का प्लान था ताकि लिस्ट के बारे में चांदी को ना पता चले, और एक बेटा होने के नाते मैंने तो बस वही करा जैसा कि मेरे डैड ने कहा था, और यही सब कुछ कहकर मैं आसानी से बच सकता हूँ। मैं तुम लोगों से नहीं हारने वाला। वक्त आ गया है कि मैं स्क्रिप्ट को फिर से लिखूं। फिर वो जाकर ड्रॉअर से एक बुक निकाल कर पढ़ने लगता है, लेकिन तभी बहुत शॉक हो जाता है। वो उस बुक को फेंककर दूसरी बुक निकाल कर उसे पढ़ने लगता है, लेकिन वो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देने लगती है जो कह रही थी कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम एक बेकार प्रोडक्ट हो, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ करा है वो कुछ काम नहीं आएगा। दोयंग को बहुत गुस्सा आने लगता है, वो सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। उसके हाथ में चोट भी लग जाती है और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, और इतना परेशान होने की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का देखते सेजिन को देखते हैं जो कि खिड़की के पास खड़ी सोच रही थी। उससे शादी करने से पहले मैंने पहले ही कुछ प्लान बना लिया था, जैसे जब पास्ट में हुआ था जब मैं छुप छुप कर चायबुक को मैसेज करती थी, और इसी तरह से मैं अपना बदला लिख रही थी जो कि एक डायरी के रूप में था। एक ऐसा इंसान जो कि लिखने से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जो खुद को एक गॉड समझता है, जो कि किसी की भी जिंदगी का फैसला कर सकता है, और पुराने लवर होने के नाते यही तोहफा मैं उसको दे सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लाइव स्ट्रीम चालू करती है और सबको बताने लगती है कि सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला। दरअसल मैं आप सब लोगों को एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। 1 साल पहले से मेरा दोयंग के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप था, लेकिन हमारा रिश्ता वहीं पर खत्म हो गया था जब मेरी बहन जैसी मेरी दोस्त मर गई थी। आप लोगों को वो डिलीवरी गर्ल वाली न्यूज याद होगी जो कि टीवी के ऊपर बहुत चली थी। वो मेरी दोस्त थी जिसके साथ मैं ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी, वो मेरी फैमिली की तरह थी, लेकिन दोयंग ने प्लान बनाकर उसे मार डाला। उसने इंजियन को रोकने के लिए ऐसा करा था क्योंकि वो मेरी असली माँ की तलाश कर रही थी। मेरी माँ ने मुझे 20 साल पहले नहीं छोड़ा था, बल्कि वो तो असेंबली मैन के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर रही थी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि 20 साल पहले मेरी माँ दोयंग की टीचर हुआ करती थी। एक दिन उन्होंने इत्तेफाक से देख लिया था जो दोयंग की माँ थी, उन्होंने किसी हाउसमेट को जान से मार दिया था। वो हाउसमेट के बेटे को इंसाफ दिलाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो रियल मर्डरर को जरूर एक्सपोज करेंगी, लेकिन अचानक से वो 20 साल पहले गायब हो गई। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे लगा कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन 20 साल बाद मैं इत्तेफाक से दोयंग से दोबारा मिल गई। हालांकि वो मेरी माँ को जानता था, लेकिन उसने मुझे सच्चाई नहीं बताई। मुझे पता है मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए मैं अपने और अपनी माँ के बारे में बता रही हूँ। डेटिंग के दौरान दोयंग ने मेरे ऊपर वायलेंस का इस्तेमाल भी करा था, और जितने भी सबूत हैं वो मेरी इस डायरी में है जो है एक रिफ्लेक्शन डायरी। ये मुझे डेटिंग के दौरान दोयंग ने दी थी और कहा था कि मैं जो भी गलती करूँ इसमें लिख दूं ताकि दोबारा वो गलती ना करूं। ये मेरा ट्रॉमा बन गया था, लेकिन इस वजह से मैं सबूतों को डिटेल में लिख पाई। दोयंग, अगर तुम स्ट्रीम देख रहे हो तो क्या तुम्हें ये बुक याद है? मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लान कर रहे होगे, लेकिन अगर सच्चाई दुनिया जान जाएगी तो फिर तुम बस एक बेवकूफ बन के रह जाओगे। अगर तुम इतने काबिल हो तो आकर मुझे रोको। और मैं आप लोगों से फिर से माफी मांगना चाहती हूँ कि इतने वक्त से मैंने आप लोगों को धोखे में रखा, लेकिन यकीन मानिए जो अभी तक मैंने कहा है उसमें कोई भी झूठ नहीं है। कल मेरी दोस्त इंजियन की डेथ एनिवर्सरी है और कल ये नोटबुक मैं उसे दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते सेजिन उसके मेमोरियल पर जा रही थी, लेकिन उसका कोई पीछा भी कर रहा था। वो इंजियन के मेमोरियल के सामने खड़ी थी, तभी उसके बगल में कोई आकर खड़ा हो जाता है। सेजिन कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, और देखते वो कोई और नहीं बल्कि दोयंग था। सेजिन कहती है तुम जानते थे मैं तुम्हें जानबूझकर भड़का रही थी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आए। तुम क्या करोगे अगर मैं ये पुलिस को दे दूं? तो दोयंग कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, और मुझे पता है तुम चीजों को ऐसे नहीं सुलझाना चाहती। सेजिन कहती है तुम तो मुझे काफी अच्छे से जानते हो। दोयंग कहता
है क्या तुमने मुझे यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि मैं इंजियोन से माफी मांग सकूं? सेजिन कहती है रहन दो, तुम्हें माफी मांगने का कोई हक ही नहीं है। दोयंग कहता है ये इंसान तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? सेजिन कहती है मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, ये मेरी फैमिली की तरह है। दोयंग कहता है कि आखिर फैमिली क्या मायने रखती है? जिस फैमिली को मैं जानता हूँ वो तो मुझे बस एक औजार समझती है, और तुम जो कि मेरी फैमिली की तरह थी, तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम रिफ्लेक्शन डायरी का इस्तेमाल करने वाली हो। हालांकि तुम्हें खुद से ईमानदार होना चाहिए। तुमने अनाथ आलय में आग लगा दी थी और तुम्हारी मेंटल स्टेट इतनी खराब हो गई थी कि तुमने खुद को मारने की कोशिश भी करी, और तुम जानती थी कि हमारा रिश्ता कितना जहरीला है, लेकिन तुम पे प्यार पाना था इसलिए तुमने सब कुछ इग्नोर करा। सच तो ये है कि तुम भी मुझसे अलग नहीं हो, तो बेहतर रहेगा कि तुम भी पूरी कहानी बता दो। सेजिन कहती है कि ठीक है मैं सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है, इसीलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ पर बुलाया है। फिर देखते वो लोग कार से कहीं जाने लगते और वहाँ पर ओल्ड डिटेक्टिव भी उनका पीछा कर रहे थे, और वो कहते हैं उनका पीछा करते रहो लेकिन नजर में बिल्कुल भी ना आना। न्यू डिटेक्टिव भी उनके साथ थे और कहते हैं ऑफिसर कांग क्या ये सच में ठीक रहेगा? आपको पता है ना अगर दूसरों को पता चल गया मैं ये कर रहा हूँ तो मेरी जॉब चली जाएगी। ओल्ड डिटेक्टिव कहते तुम बहुत शोर मचा रहे हो, सबसे पहले तो तुम्हें खुद चुप होना चाहिए। देखते हैं कि न्यू डिटेक्टिव के साथ कांग्यून भी था और वो कहते तुम जानते हो ना कि डिटेक्टिव जांग गलत नहीं है। कांग्यून कहता है कि इस वक्त आप सेजिन पर भरोसा करिए, अगर कुछ भी खतरा होगा तो फिर मैं तुरंत एक्शन लूंगा। फिर देखते हैं कि सेजिन उसे उसी पहाड़ी के ऊपर लेकर आई थी। दोयंग कहता है ये कौन सी जगह है जो कि तुम मुझे इतना दिखाने के लिए मर रही थी? ये तो एक पहाड़ी की चोटी है, क्या तुम मुझे यहाँ से धक्का देने वाली हो? सेजिन कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता ये कौन सी जगह है? मैं तो डिसअपॉइंट हो गई। मैं बता दूं ये वही जगह है जहाँ से टीचर गायब हो गई थी। जब मुझे पता चला था मेरी माँ यहाँ से गायब हुई थी तो मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। दोयंग कहता है कि तुम अचानक से मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? सेजिन कहती है कि इससे पहले मुझे तुमसे एक बात कंफर्म करनी थी। मैंने सुना था कि जब तुम्हारे फादर मेरी माँ की तलाश कर रहे थे तो मेरी माँ कोई डॉक्यूमेंट लेकर गायब हुई थी। तुम ही थे ना वो जिसने बताया था कि मेरी माँ कहाँ पर है? दोयंग कहता है कि सेजिन अचानक से ये तुम क्या कह रही हो? क्या एहान ने ऐसा बताया है कि मैंने टीचर को पकड़वाया था? उस पर भरोसा मत करना, वो भी इंजियोन की मौत में शामिल था। सेजिन कहती है क्या तुम मुझसे जलते थे क्योंकि मॉम तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती थी, इसीलिए तुम्हें धोखा महसूस हुआ और तुमने अपने डैड को सब कुछ बता दिया? इसका मतलब इस पहाड़ी तक मेरी माँ को लाने वाला असली इंसान तुम थे। तुम्हें इस बात का डर लग रहा था ना कि तुम्हारी टीचर कहीं तुम्हें छोड़ ना दे। तभी दोयंग सेजिन का फेस पकड़ लेता है और कहता है आखिर तुम जानती ही क्या हो? इस तरह की बकवास ना करो जबकि टीचर यहाँ से जा चुकी हैं। तुम्हें पता भी है जब टीचर गायब हो गई थी तो मैं कितना अकेला हो गया था। तभी सेजिन अपने पास से एक नाइफ निकालती है और उस पर हमला कर देती है और कहती है दोयंग मुझे सच्चाई बताओ, तुम मेरी माँ से नफरत करते थे ना? तुम्हारा ये मानना था अगर वो तुम्हारे पास नहीं आ सकती तो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी दोयंग उसका हाथ पकड़ लेता है जिस वजह से सेजिन का चाकू छूट जाता है। दोयंग कहता है कि मैंने कहा ना तुमसे चुप रहो, और सेजिन तुम्हें पता है अब मैं पढ़ नहीं पा रहा। मेरी आंखें तुम्हारी वजह से ठीक हो गई थी लेकिन तुमने फिर से सब खराब कर दिया। तुमने कहा आज इंजियोन की डेथ एनिवर्सरी है तो आज तुम अपनी जिंदगी यहीं पर खत्म कर कर जाकर उससे मिल पाओगी। लोगों को यही लगेगा तुम अपनी माँ और दोस्त को इतना याद कर रही थी कि स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद यहाँ से कूद गई, और वैसे भी पहले भी तो तुम 2 साल पहले हान रिवर में कूद चुकी हो। सेजिन कहती है रुक जाओ, ऐसी चीजें मत करो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। दोयंग कहता है कि मुझे पछतावा क्यों होगा? सेजिन कहती है मैंने कहा था ना मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। फिर वो कहती है कि बाहर आ जाइए माँ। दोयंग को तो समझ ही नहीं आता आखिर सेजिन ऐसा क्यों कह रही है, और तभी सेजिन की माँ बाहर आती है और कहती है कि दोयंग रुक जाओ, बस बहुत हो गया। और टीचर को जिंदा देखकर दोयंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, आप जिंदा कैसे हैं? सेजिन की मॉम कहती 20 साल पहले मुझे यहीं से नीचे फेंक दिया गया था, तब आहान ने मेरी जान बचाई थी। दोयंग सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने साफ सुना था कि ये मर गई थी। सेजिन की मॉम कहती है दोयंग तुमने ऐसा क्यों करा? अपने फादर को क्यों बताया कि मैं कहाँ पर हूँ? फिर हम सीधा पास्ट में चलते हैं जब दोयंग ने अपने डैड और मॉम को लड़ते हुए देखा था। दोयंग के फादर कह रहे थे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम इंसान भी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुमसे कहा था इलेक्शन पास आ रहे हैं, कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करना। तभी दोयंग की मॉम कहती है
है मैंने टीचर को देखा था, असल में तो मैं उसे मारना चाहती थी। मैंने उसके जूतों को देखा था, वो आई थी, उसे पता है मैंने क्या करा है। दोयांग के फादर सोचने लगते हैं इसका दिमाग तो सच में खराब हो चुका है। दोयांग की मॉम कहती है मुझे उसे मार देना चाहिए था, उसने सब कुछ खराब कर दिया। दोयांग के फादर सोच रहे थे अगर ये सब कुछ चलता रहा तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। फिर वो किसी को फोन करके कहते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में एक कमरा तैयार करवाओ और उस टीचर के ऊपर नजर रखो, कुछ भी गलत लगे तो मुझे बता देना। फिर बड़ा दोयांग बताता है कि उसके बाद मेरी माँ मेंटल हॉस्पिटल चली गई और टीचर घर कभी नहीं आई। ये सब कुछ डैड की गलती है, तो मैंने फैसला करा मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए। वो अपने फादर के रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक लॉकर नजर आता है। दोयांग हर तरफ कुछ ढूंढने लगता है, उसकी नजर पेंटिंग्स पर पड़ती है। वो देखता है तो पेंटिंग के पीछे एक चाबी छुपी हुई थी और दोयांग सोचता है अगर टीचर मुझे क्लासेस नहीं दे पाएंगी तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि टीचर को मेरे घर आने का बहाना मिल जाए। फिर अगली सुबह देखते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट था वो इस वक्त सेजिन की मॉम के हाथ में था। सेजिन की मॉम सोचने लगती हैं कि ये तो बहुत बड़ा सबूत है और दोयांग छुपकर उनको देख रहा था और सोच रहा था कि ये डैड के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। इस तरह से वो डैड को डरा पाएंगी और मुझे पढ़ाने के लिए दोबारा आएंगी। फिर वो सेजिन की मॉम से आकर कहता है टीचर आप क्या देख रही हैं? सेजिन की मॉम कहती हैं क्या तुम्हारे डैड ने सच में कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं? दोयांग कहता है कि हाँ डैड ने कहा था, मैं आपको कॉल करके बुला लूं। सेजिन की मॉम कहती है माफ करना दोयांग लेकिन मुझे जाना होगा और इस बारे में डैड को मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी। दोयांग सोचने लगता है लेकिन टीचर ने तो अलग तरह से रिएक्ट करा, उन्हें अब मेरी कोई परवाह नहीं है। और कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे फोन करा, तब भी उन्हें अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी, मेरी नहीं, और इससे मुझे बहुत बुरा लगा। क्या टीचर को अभी भी ऐसा लगता है कि मेरी माँ का मर्डर एक्सपोज करना मुझसे ज्यादा जरूरी है? फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। दोयांग के फादर कहते हैं क्या कहा कि वो डॉक्यूमेंट टीचर लेकर गई है? सेक्रेटरी बताता है कि वो कुछ दिन पहले घर आई थी, वो बहुत जरा से वक्त के लिए आई थी, इसीलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं। दोयांग के फादर कहते मैंने उस डॉक्यूमेंट को लॉकर में रखा था, वो बाहर कैसे निकला? तभी वहाँ पर दोयांग आकर कहता है कि मैंने देखा था टीचर ने उसे लिया था और थोड़ी देर पहले मुझे टीचर ने कॉल भी करा था। और दोयांग सोचने लगता है कि आपने मुझसे वादा करा था कि आप मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप बदल गई, आप धीमे धीमे कर कर किसी और की तरह बनने लगी जिनको मैं जानता हूँ। फिर प्रेजेंट टाइम देखते हैं। दोयांग बताता है कि हाँ मैंने ही डैड को बताया था, तो इसमें गलत क्या है? सबसे पहले आपने अपना वादा तोड़ा, आप मेरी माँ को रिवील कर देती कि वो मर्डरर है, उसके बाद आप मुझे छोड़ देती। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो दोयांग को रुकने के लिए कहते हैं। ऑफिसर कहते हैं अभी मैं तुमसे शांति से कह रहा हूँ, इंजेक्शन को नीचे रख दो। दोयांग कहता है कि ऐसे लोगों के साथ रहना जो मुझसे बहुत अलग है, ये थका देने वाला काम है। सेजिन कहती है कि दोयांग बस बहुत हो गया, अब सच्चाई को मान लो। दोयांग सोचने लगता है क्या मुझे इस बात को मान लेना चाहिए कि मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था, मैं एक बेकार प्रोडक्ट हूँ। तभी कांग्युन देखता है दोयांग इंजेक्शन से कुछ करने जा रहा था, उसे समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वो दोयांग को धक्का देकर जाकर सेजिन को पकड़ लेता है, लेकिन असल में दोयांग वो इंजेक्शन अपने ही गले में भोंक लेता है और सोचता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कोई मुझे ऐसा अपनाए जैसा कि मैं असल में हूँ। सेजिन दोयांग को आवाज लगाती है लेकिन दोयांग पहाड़ी से कूद जाता है और दोयांग सोच रहा था कि सेजिन मैं मान गया कि तुम जीत गई, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी मौत तुम्हें जिंदगी भर याद रहे और तुम तड़पती रहो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 6 महीने बाद देखते हैं सेजिन सो रही थी, उसकी मॉम आकर कहती है जल्दी से उठ जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। सेजिन कहती है क्या मुझे अलार्म क्लॉक सुना ही नहीं दी? फिर सेजिन बताती है आखिरकार मैं और मेरी माँ साथ में आम जिंदगी जीने लगे, मैंने भी वॉलंटियर का काम करना शुरू कर दिया। और हाँ जिस दिन मैंने दोयांग को फोन करके मेमोरियल पर बुलाया था तब मैंने कहा था मैं सच्चाई बता दूंगी और मैंने अपनी माँ और डिटेक्टिव को सब कुछ बता दिया कि जब मैं छोटी थी तो ऑर्फनेज में आग लगा दी थी और वहाँ का डायरेक्टर मर गया था, इसीलिए मैं विक्टिम की फैमिली से माफी मांगना चाहती थी। लेकिन जो मुझे पता चला मैं हैरान हो गई क्योंकि डायरेक्टर की सिर्फ बहन बची थी और उसकी डायरेक्टर की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी बहन उसे खुद मारना चाहती थी। वो मेरा शुक्रिया कर रही थी कि इससे पहले मैंने ही उसे मार दिया और मुझे पता चला डायरेक्टर इतना घटिया इंसान था जिसकी अपनी ही बहन पर गंदी नजर थी और इतना ज्यादा वक्त बीत चुका है इसलिए मुझ पर कोई भी इल्जाम भी नहीं लगेगा। इसलिए मैंने वॉलंटियर का काम करना शुरू करा ताकि मैं वो इंसिडेंट भूल ना पाऊं, क्योंकि
क्योंकि हम उन्हीं गलतियों से सीखते हैं जो कि हमने पास्ट में करी होती हैं। रही योंगजी की बात, जो अभी भी कोमा में थी, जिसका उठने का कोई भी चांस नहीं था। दूसरी तरफ ताइमिन, वो भी जेल में अपनी सजा काट रहा था। और चानी के फादर को देखते हैं जो इस वक्त अपने बेटे यानी कि चानी की कब्र के पास बैठे हुए थे। रही सेक्रेटरी आहान की बात, वो भी किसी तरह से जेल में अपनी जिंदगी काट रहे थे। और दोयांग के फादर, वो इतना कुछ झेल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने जेल में ही खुद को खत्म कर दिया। और दोयांग के फादर ने खुद को खत्म कर लिया, ये न्यूज में भी आने लगता है। फिर जायवू को देखते हैं जो कि अपना डिलीवरी का काम कर रहा था। कांग्युन को देखते हैं जिसने अपना ताइक्वांडो स्कूल खोल लिया था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, कांग्युन पूछता है वॉलेंटियर का काम कैसा चल रहा है। सेजिन कहती है कि वहाँ पर बहुत सारा कचरा है, लेकिन मैंने कहा है मैं अगले हफ्ते आऊंगी। कांग्युन कहता है तो तुम मेरे साथ कब वक्त बिताओगी, हम लोगों को ट्रिप पे भी तो जाना है। सेजिन कहती है मेरी बुक की पब्लिशिंग का काम खत्म होने वाला है तो हम लोग इसी साल चलेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरकार मैं सुकून की सांस ले सकती हूँ। कांग्युन उसे फ्लावर देता और कहता है तुम्हें बधाई हो कि तुम्हारी बुक पब्लिश हो गई है। फिर हम सीधा 6 महीने पहले चलते हैं। किसी ने सेजिन से कहा था कि वो जो रिफ्लेक्शन डायरी है उसके ऊपर वो बुक पब्लिश करना चाहती हैं। सेजिन सोचने लगती है मैंने बुक पब्लिश करने का सोचा ही नहीं था, हालांकि मैं शुरू में बहुत हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर मुझे उम्मीद मिली क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी ही तरह बहुत कुछ झेल रहे हैं और शायद मेरी बुक पढ़ने के बाद उनके अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाए। और प्रेजेंट में सेजिन सोचती है तो बुक पब्लिश होने के बाद ऐसा महसूस होता है। दोयांग कहता है कि न्यूज सामने आई है कि दोयांग के फादर यानी असेंबली मैन ने खुद को खत्म कर दिया। सेजिन सोचने लगती है अंत में भी वो डरपोकों की तरह भाग गए। फिर सेजिन कांग्युन से कहती है कि मैं अकेले जाऊंगी। कांग्युन कहता है तुम्हें यकीन है तुम ठीक रहोगी। सेजिन कहती है मुझे लगता है अब सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, सेजिन एक हॉस्पिटल आती है, वहाँ पर कोई व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि दोयांग था। और वो सेजिन को देखकर उसे बच्चों की तरह टीचर कहकर पुकारता है। और सेजिन सोचने लगती है कि उस दिन दोयांग नहीं मरा था, वहाँ पर रेस्क्यू टीम थी जिसने उसे बचा लिया था। हालांकि पानी की लहरें इतनी ज्यादा तेज थी कि ऑक्सीजन दोयांग के दिमाग तक पहुँच नहीं पाया, इसीलिए उसके पैर पैरालाइज हो गए और उसकी दिमागी हालत 6 साल के बच्चे की बन गई। दोयांग सेजिन को एक फ्लावर देकर कहता है कि ये फ्लावर आपके लिए गिफ्ट है टीचर। सेजिन कहती है तुम्हारा शुक्रिया, ये फ्लावर बहुत खूबसूरत है। वैसे तुम क्या ड्रॉ कर रहे थे? दोयांग कहता है कि मैं दूल्हा और दुल्हन को ड्रॉ कर रहा था, इनमें से एक दोयांग है और दूसरा वो जिसे वो पसंद करता है। और सेजिन सोचने लगती है दरअसल मैंने इसे एक मौका समझा था क्योंकि मेरे दिमाग में दोयांग की मुस्कुराती हुई वो इमेज अभी तक है जब वो समुद्र में कूदा था। मुझे गुस्सा और नफरत एक साथ महसूस हो रही थी। मैंने सोचा अब मेरी बारी है इसे टेम करने की, जैसे कि इसने मुझे करा था। लेकिन मैं बहुत शॉक हो गई जब मुझे पता चला आखिर दोयांग के साथ क्या हुआ है। मैंने ऐसे दोयांग को सामने बैठे देखा जो कि असल में दोयांग लग ही नहीं रहा था और मेरे दिमाग में यही आया दोयांग तुम अंत तक एक डरपोक बने रहे। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं इस इंसान से बदला लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो कोई और था जो कि मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था सिर्फ बदला लेने के लिए। इसलिए दोयांग अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें भूल तो नहीं पाऊंगी लेकिन तुम्हें भूलने की पूरी कोशिश करूंगी और यही मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मेरा बदला होगा। फिर वो दोयांग को वही बुक देती है और कहती है कि इसके अंदर टीचर की कहानी लिखी हुई है। दोयांग कहता है क्या इसमें टीचर की कहानी लिखी है? लेकिन दोयांग तो पढ़ नहीं सकता। सेजिन कहती है अगर तुम एक बार इस बुक को पढ़ लोगे तो टीचर तुमसे मिलने के लिए दोबारा आएगी। लेकिन वो मन में सोचती है मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। दोयांग कहता है कि टीचर आप रो क्यों रही हैं? तभी कोई आकर कहता है मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है। सेजिन कहती है कि अब टीचर को जाना होगा। दोयांग कहता है लेकिन टीचर मुझे छोड़कर मत जाइए। और सेजिन सोचने लगती है दोयांग अपना ख्याल रखना क्योंकि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे बस इंचियोन दीदी याद आती है जिसे तुमने मार दिया था। अब तुमसे बदला लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जिससे मैं बदला लेना चाहती थी वो तो उसी दिन मर गया था। अब मैं यही कर सकती हूँ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊँ और अपनी जिंदगी सुकून से जीऊँ। अब मेरे पास कोई ऐसा है जो कि हमेशा मेरी साइड पर रहेगा और जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोयांग अब से हमारे रास्ते अलग होते हैं, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ ये शानदार मानवा यहीं पर खत्म हो जाती है। तुम लोगों को इसकी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब
करना। मिलती हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।